केरल में जो धमाका हुआ, उस धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है उसके अनुसार इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। ये एक तरह का आईईडी माना जाता है, यानी एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। देखिए इंसेंडियरी डिवाइस जो है, देखिए वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। सूत्र ये बता रहे हैं वो इंसेंडियरी डिवाइस जो आईडी की तरह काम करता है। छोटा सा धमाका उससे होता है, लो इंटेंसिटी धमाका था। देखिए जो शुरुआती जांच हुई है उससे यह पता चल रहा है शुरुआती जानकारी के मुताबिक, और धमाके के बाद आग लग जाती है और वही स्थिति वहां पर हुई। और जिस जगह पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धमाके वाली जगह की ही तस्वीर है। पहला धमाका सेंटर में हुआ और जैसा हम आपको बता रहे हैं इंसेंडियरी डिवाइस, उसमें पहले धमाका होता है और उसके बाद आग लगने की तस्वीर नजर आती है। उसी तरह से कुल 4 धमाके अभी तक होने की खबर सामने आई है। यहाँ से जो टीम है उसे कुछ और भी ऐसी वस्तुएं मिली है, जैसे बैटरी, कुछ तार इसमें मिले हैं। और ये भी एक थ्योरी सामने आई थी कि माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर टिफिन बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी अलग अलग चरण दर चरण जांच जारी और नई नई बातें सामने आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते, धमाके पर केरल के डीजीपी शेख दरवेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि एक आईईडी डिवाइस है और हम अभी फिलहाल पूरी तरह से इस मामले की जांच कर रहे हैं। और डीजीपी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है, इस पूरे धमाके में 36 लोग घायल हुए हैं। अभी तक एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है। कई लोगों की हालत इस समय बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, जिनका उपचार जारी है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे कौन है, जांच जारी है और जो भी हमलावर होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर होगा। और रविवार को देखिए ये कन्वेंशन सेंटर जहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, आखिरी दिन उस पूरे कार्यक्रम का था। 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamasheri, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. And we are examining all angles and we will find out who is behind this and we'll take very stringent action. Preliminary investigation shows it is a IED device and we are examining it. Is there any terror angle in this? At this stage I cannot tell anything. Only after investigation I can confirm you the details. तो शेख परवेज जो कि डीजीपी केरल के, उन्होंने जो बात कही है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जांच बड़े स्तर पर जारी है और आईडी यहां से बरामद किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि अब दिल्ली से एनएसजी की टीम केरल के लिए रवाना हो चुकी है। जांच के लिए देखिए एनएसजी की 8 सदस्यीय टीम है जो रवाना की गई है। एनएसजी की बम डिस्पोजल टीम वहां रवाना हुई है। धमाके में इस्तेमाल विस्फोटकों की जांच जो है वो यहाँ पर की जाएगी और ये टीम शाम तक घटना स्थल पर पहुंच सकती है। रूटीन होता है इस तरह से। देखिए धमाके की खबर आती है, ब्लास्ट होता है, टीम वहां पर पहुंचती है। ये 5 तस्वीरें इसी बीच में हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल ये जानकारी कि शाम तक एनएसजी टीम वहां मौजूद होगी। और ये बार बार इस पूरे हमले की तस्वीर को और भी ज्यादा बड़ा और ब्रॉड कर देती है। क्यों? दरअसल समझिए, जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद में प्राथमिक तौर पर जैसे ही जानकारी सामने आई उसके बाद ही खुद यहाँ से गृह मंत्री केरल के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। एनआईए की रवानगी होती है। एनआईए एक तरह से इस पूरे मामले की जांच की बात कहता है। अब एनएसजी की टीम, उसके साथ ही साथ बम डिस्पोजल टीम भी अब रवाना हो रही है। हमारे साथ में अनुज मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, पिंकी राज पुरोहित भी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, जल्दी से बता दीजिए, एनएसजी की टीम, बम स्क्वाड की टीम रवाना हो चुकी है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी ऐसे इनपुट्स हैं जो आने वाले वक्त में चिंता बढ़ाते हैं केरल के लिए। जी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से जो एनआईए की टीम है और एनएसजी की टीम है उनको फौरन रवाना करने के आदेश दिए गए ताकि वो मौके पे पहुंचे और सबूत जो है इस पूरे मामले में इकट्ठा कर सके। क्योंकि जिस तरीके से ये पैटर्न, धमाके का पैटर्न था, वो साफ तौर पर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और आईडी का इस्तेमाल इस धमाके के लिए किया गया। टिफिन बॉक्स के जरिए ये धमाका किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। आईडी का इस्तेमाल ज्यादातर हमने देखा था
था कि किस तरीके से आतंकी जो है ऐसे धमाकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आईडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके। आईडी से जब भी धमाका किया जाता है तो फौरन धमाके वाली जगह पे चूंकि इस तरीके का केमिकल होता है कि आग लग जाती है। और इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनमें ज्यादातर इंजरी जो है वो आग की वजह से हुई है। करीब 10 के आसपास लोग जो हैं वो झुलसे हैं इस पूरे मामले में। अभी 36 लोग घायल हैं, एक की मौत की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया धमाके को लेकर, आईडी का इस्तेमाल होना, टिफिन बॉक्स का मौके से मिलना, साथ ही साथ बैटरी का मौके से मिलना, वायर का मौके से मिलना अपने आप में एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से फौरन जो जांच एजेंसी है, खासतौर पे एनआईए और एनएसजी की बात किया जाए तो मौके पे उन्हें भेजा गया है ताकि वो मौके से तमाम गृह मंत्रालय एक्टिव यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए अनुज, और उसी के साथ में पिनराई विजयन से बातचीत भी यहाँ पर अमित शाह की ओर से की गई है। जो भी तमाम कदम उठाने हैं उसको लेकर अग्रसर सरकार जो है वो यहाँ पर नजर आती है। वापस आपके पास लौटेंगे, पिंकी भी हमारे साथ जुड़ी है। पिंकी, आपका भी रुख करेंगे। इसी बीच में केरल धमाके की अभी की 10 बड़ी बातें क्या है वो नैना बता देते हैं दर्शकों को। जी बिल्कुल, जल्दी से जान लीजिए। दरअसल आज हुआ क्या? आज हुआ ये कि कन्वेंशन सेंटर था, यहाँ पर सुबह 9:40 पर ब्लास्ट से हड़कंप हुआ। एक व्यक्ति की जान गई, 36 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा देखिए पुलिस को अभी फिलहाल आतंकी घटना का शक यहाँ पर है, अंदेशा वो जता रही है। घटनास्थल से आपको बता दें साजिश के सबूत जो है वो मिल चुके हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। जी हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि एक टिफिन बम जैसा बॉक्स भी मिला है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। इंसेंडरी डिवाइस कहा जाता है इसे, जिसका इस्तेमाल हुआ। ये एक तरह से आईडी की ही तरह वर्क करता है। देखिए वायर, बैटरी, बाकी सामान जो है वो भी वहां पर बरामद किया गया है। और दिल्ली से एनएसजी की टीम जो है वो फिलहाल केरल के लिए रवाना हो चुकी है। न सिर्फ एनएसजी बल्कि एनआईए की टीम भी लगातार की जांच करी। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी दिल्ली से रवाना हो चुका है। और देखिए केरल में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम वहां पर बना लिया है। इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। हालात क्या वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पिंकी का रुख कर लेते हैं। पिंकी, जिस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है, इस वक्त का इंतजार किया गया जब कन्वेंशन सेंटर ज्यादा से ज्यादा लोगों से भरा हुआ हो, रेकी प्रॉपर की गई थी और उसी के हिसाब से लो इंटेंसिटी बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ। पूरी प्लानिंग कई साजिशों की ओर इशारा करती हुई पिंकी। देखिए बिल्कुल बहुत ही बड़ी साजिश की और ये इशारा करती है क्योंकि सीधे तौर पर प्लानिंग जो है बहुत पहले ही की गई थी। जानता था कि किस तरह से जो है काफी लोग यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगे। जेहोवास विटनेसेस कम्युनिटी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब प्रेयर्स चल रहे थे और जब लोगों की आंखें प्रेयर्स के लिए बंद हुई तभी अचानक से ये ब्लास्ट होता है। पूरी तरह से प्लानिंग 2000 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और कई थ्योरीज जो है इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस और जो तमाम जांच एजेंसियां है वो इस बात की ओर जो जांच कर रही है कि क्या इसका रिलेशन जो है वो श्रीलंका में चर्च में जो ब्लास्ट हुए थे क्या उससे रिलेटेड है या फिर इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड कोई है। क्योंकि अभी 27 अक्टूबर की अगर बात करें तो मलप्पुरम में, केरला के मलप्पुरम में जो है पूर्व हमास नेता जो है खालिद मशाल, उन्होंने वर्चुअली जो है उसने ज्वाइन किया था एक रैली को और वहां पर यूथ को जो है संबोधन भी दिया था। यानी सीधे तौर पर कई ऐसी थियोरीज है जो इस वक्त सामने आ रही है और कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। क्योंकि केरला में लगातार प्रो फिलिस्तीन रैलीज जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो क्या इसका लिंक जो है इस पर्टिकुलर वॉर से संबंधित है या फिर आईएसआईएस इसके पीछे? फिलहाल जो है किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन तमाम एंगल्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और यही बार-बार सवाल है कि जो एक पैटर्न और जो टाइमिंग है वो अपने आप में दर्शाता है। हमास की तरफ से जो यहाँ पर एक बड़ी ये कहा जो वर्चुअली बैठक हुई और उसमें हमास पूर्व प्रमुख का जो एक तरह से संबोधन था वो अपने आप में हैरान कर देता है। इसी बीच बड़ी खबर ये है, केरल धमाके पर विदेश राज्य मंत्री ने बयान दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी के द्वारा शुरू हो चुकी है और ये पता लगाया जाएगा जाहिर है कि इसके पीछे है कौन, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एनआईए और एनएसजी अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अनुज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनुज, बार बार सवाल यही कि आखिर इस पूरे धमाके का जो पैटर्न है काफी लंबा वक्त हो गया है। सुबह 9:40 से लेकर अभी 2 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। और अगर जांच एजेंसी की भी बात की जाए तो सिर्फ सबूत जरूर नजर आए लेकिन बाकी पुख्ता तौर पर हाथ खाली है।
जी बिल्कुल, अभी तक ये कहा जा सकता है कि अभी तक न तो किसी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी है और न ही जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत है जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या ये आतंकी घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। लेकिन जो पैटर्न है, जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया, वो अपने आप में जरूर इशारा इस तरफ कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर आईडी का इस्तेमाल होना, टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करना और एक के बाद एक 3 धमाकों का होना अपने आप में कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और इसके पीछे एक कहा जा सकता है कि एक खास ऑर्गेनाइजेशन का हाथ भी हो सकता है। हालांकि ये तमाम थ्योरीज जो हैं वो अभी थ्योरीज हैं, इस पर लगातार काम किया जा रहा है और यही वजह है कि खुफिया विभाग की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम सबूत, तमाम एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में कल से लेकर पीछे अगर ये कहा जा सकता है आज सुबह तक कौन कौन लोग वहां पर आए थे, ये तमाम चीजों के बारे में पता लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोकल इंटेल है उससे एनआईए की टीम लगातार संपर्क में है, उससे एनआईए की टीम तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है और तमाम जानकारियां जो है वो हासिल की जा रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि चल रही है, ताकि जल्द से जल्द ये पता चल सके यहाँ पर कि कौन इन धमाकों के पीछे। बने रहिएगा दोनों ही हमारे साथ में। बड़ी खबर इसी बीच में सूत्रों से और आ रही है। धमाके में इस्तेमाल होने वाले वायर्स बरामद किए गए हैं, बैटरी और कई संदिग्ध सामान भी इस बीच मिला है और लगातार छानबीन की जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर जो वस्तुएं बरामद की गई क्या वो इंडिया मेड ही हैं, वो यहीं की है, और आखिर ये यहीं की है तो फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर कई ऐसे संगठन लगातार पिछले कुछ समय से एक्टिव हैं, भले ही वो बैन क्यों ना किए जा चुके हों, चाहे वो पीएफआई हो, उसका संगठन एसजीपीआई से रिलेटेड हो, या फिर आईएसआईएस मॉड्यूल का जिस तरह से कई एक लिंक नजर आया, लेकिन बार बार जिस बात का जोर है, पिंकी राज पुरोहित से मैं समझूंगी। पिंकी, बार बार इस बात का जोर है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में अटैक हुआ, उसको लेकर खासतौर से पी विजय ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में बाकायदा रैली में वो शामिल हुए, सभा में शामिल हुए। कल मल्लापुरम में एक ऐसी वर्चुअल बैठक होती है जिसमें कई ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो भड़काऊ भाषण होते हैं, और आज ये अटैक हो जाता है। ये कनेक्शन यहाँ का भी इससे बहुत ज्यादा इसी तरह का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जो आईबी सूत्रों से कुछ बात हो रही थी तो वो भी यही बता रहे थे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि 27 तारीख को जो है इस तरह से हमास के पूर्व नेता जो है वो वर्चुअली जो है लोगों को संबोधन करने के लिए जुड़ते हैं, उसके बाद जो है इस तरह से ये हमला हो जाता है। क्या इसका रिलेशन सीधे तौर पर हमास और इजराइल के बीच जो इस वक्त चल रहा है क्या उससे रिलेटेड है, या फिर जो एक और एंगल जो खंगालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी खुफिया एजेंसी द्वारा या जो तमाम जांच एजेंसीज है कि क्या श्रीलंका में जो जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा कि चर्च में कुछ इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था जिसमें कई लोग मारे भी गए थे, क्या उससे रिलेटेड है आईएसआईएस, क्या इसके पीछे है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर दक्षिण भारत में पिछले कुछ सालों में लगातार टेरर आउटफिट्स का जो है कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर ये उनका प्रेजेंस जो है वो दिखा है, तो ऐसे में इन तमाम एंगल्स को जो है खंगालने की कोशिश जरूर की जाएगी। क्योंकि सबसे खास बात यह कि 27 तारीख को इस तरह से अगर हमास का कोई पूर्व नेता इस तरह से संबोधन कर देता है तो आखिर कोई भी जो इंटेल था वो क्यों नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि फिलहाल भी जो है कम से कम 36 लोग जो है घायल हुए, जिसमें 5 बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, एक ने ऑलरेडी अपनी जान गंवा दी है। तो ये हमला वाकई और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो ऐसे में कहाँ चूक हो गई, ये तमाम चीजें बहुत बड़ा है कि चूक यहाँ पर कैसे हो गई है, सामने आ रही है। इंटेल यहाँ पर क्यों नहीं मिलता है कि इस तरह का कोई घटना जो है उसको अंजाम देने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। अनुज भी लगातार बने हुए। अनुज, जो बैटरी बरामद हुई है, कुछ सामान बरामद हुआ है, उससे क्या कुछ अब तक स्पष्ट हो पाया, जो जानकारी आप तक पहुंच रही है? आखिर किस तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है अनुज? जी देखिए, अभी तक की जांच के बाद ऐसा लग रहा है कि टिफिन में आईडी के जरिए जो है वो इस ब्लास्ट को किया गया और बाकायदा एक टाइमर का इस्तेमाल जो है वो किया गया होगा, ऐसा अभी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि मौके से बैटरी का मिलना, वायर का मिलना, टिफिन बॉक्स का मिलना और आईडी के जरिए ब्लास्ट करना, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि कहीं न कहीं टाइमर के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर टाइमर के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया
गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ब्लास्ट को अंजाम देने वाला शख्स जो था वो क्या इस कन्वेंशन सेंटर में मौजूद था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर फिलहाल जांच एजेंसियां जो हैं वो लोकल इंटेल के जो लोकल प्रशासन है उसके लगातार संपर्क में हैं। और जितने भी लोग कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें पिछले एक हफ्ते में कौन कौन लोग वहां आते थे, कौन कौन लोग वहां से जाते थे, सबका हिस्ट्री जो है वो खंगाला जा रहा है और इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर आईडी के जरिए ब्लास्ट करने के पीछे साफ तौर पे जो आशंका जताई जा रही है वो एक बड़ी साजिश की तरफ आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आईडी के जरिए कोई नौसिखिया जो है वो इस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम नहीं दे सकता है। निश्चित तौर पर आईडी के जरिए ब्लास्ट देने के पीछे मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का था, क्योंकि जो पैटर्न आईडी के जरिए जिस तरीके से ब्लास्ट किया जाता है उससे वो ज्यादातर बिल्कुल। और अनुज, बार बार इसी मोडस ऑपरेंडी का जिक्र हो रहा है कि आखिर जो पैटर्न अपनाया गया यहाँ पर टिफिन का इस्तेमाल करते हुए और उसमें बैटरी वगैरह का, तो आखिर ये किस तरह क्या कोई मैसेज है या फिर ये वाकई में एक बड़े हमले की एक साजिश थी? आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इसी बीच जो आपको बताते चले, जैसा धमाका हुआ उस धमाके के बाद में अब केरल में स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हैं और इसी बीच में आप कन्वेंशन सेंटर का वो वीडियो देख पा रहे हैं जहां पर धमाका उसके बाद की स्थिति क्या थी वो आप इससे समझ पाएंगे। लोगों की मदद के लिए अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पिंकी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पिंकी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से देखिए मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स बाकायदा यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल इसी बीच में बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ये अंजाम यहाँ पर कैसे दे दिया जाता है। क्योंकि अगर हम आबादी की वहां पर बात करते हैं तो जाहिर है विशेषज्ञ ये जरूर कहते हैं कि केरल में अभी मौजूदा स्थिति में इस तरह के हालात बने हुए कि नॉन मुस्लिम्स के लिए रहना, सरवाइव करना काफी मुश्किल नजर आता था और इसी बीच में इस तरह की घटना हो जाना और बड़े सवाल खड़े करती हुई। देखिए बिल्कुल सवाल कहीं खड़े करते हो, साथ ही यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में ही हमने देखा था कि कोयम्बतूर में किस तरह से गाड़ी में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। दिवाली का वो वक्त था और उस दौरान जो है यकायक मंदिर के ठीक 100 मीटर्स की दूरी पर जो है कार ब्लास्ट होती है और बाद में उसमें जो है टेरर एंगल सामने आता है। उसके बाद अब इस साल दोबारा कुछ इसी तरह का एक हमला जो है वो एक कन्वेंशन सेंटर में सामने आता है और इसके भी लिंक्स जो है वो फिलहाल ये थियरी सामने आ रही है कि आईईडी ब्लास्ट है तो सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं इसके भी लिंक्स टेरर के साथ जुड़े हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है क्या कुछ ही सालों में, कुछ महीनों में अगर बात करें तो दक्षिण भारत में क्या लगातार जो है टेरर आउटफिट्स का प्रेजेंस बढ़ रहा है? खुफिया एजेंसीज जो है वो आखिर क्या कर रही है? इंटेल को लेकर आखिर कहाँ चूक हो गई? तमाम सवाल जो इस वक्त जरूर उठ रहे हैं क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमला आज और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। ऐसे में जिस तरह से ये लगातार प्रेजेंस बढ़ रहा है, आखिर कहां पर इसे रोका जाएगा? क्योंकि हमने देखा था कि मैंगलोर में भी एक ऑटो में कुछ इसी तरह से एक ब्लास्ट हमने देखा था, कुकर ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। तो लगातार जिस तरह से एक के बाद एक ही मामले सामने आ रहे हैं वो सवाल फिलहाल कई उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब ये प्रेयर्स शुरू होती है, जब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं प्रेयर्स के लिए, तब यकायक यहाँ पर धमाके होते हैं और उसके बाद आगजनी होती है और वहाँ पर लोग जो है इस तरह से झुलस जाते हैं। और ऐसा लगता है पिंकी कि वाकई में ये कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो टेरर लिंक, ये टारगेटेड टेरर लिंक कनेक्शन साफ तौर से नजर आता है अनुज। लेकिन जिस टेरर लिंक की हम बात कर रहे हैं, जो पिंकी भी बता रही हैं, सबसे अहम ये हो जाता है कि बार बार सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, और खासतौर से पिछले कुछ समय से खासतौर से फिलिस्तीन के समर्थन में जो रैलियां हुई, नारेबाजी हुई, उसके बाद में हायर अथॉरिटी वाइज भी इसी तरह से अलर्ट जारी किया गया। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का धमाका होना, जी निश्चित तौर पर यहाँ कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक जरूर कहा जा सकता है। बाकायदा खुफिया विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था और राज्यों में बाकायदा ये अलर्ट भेजा भी गया था और उनसे कहा गया था कि वो खास तौर पर चौकसी बरते और चौकसी के लिए बाकायदा उन जगहों की भी बात की गई थी जहां पर ज्यादातर ये कम्युनिटी जो है वो रहती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की चूक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका हिसाब किताब किया जाएगा कि लापरवाही कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। फिलहाल अभी ये देखा जा रहा है कि आखिरकार
आखिरकार इसके पीछे वो कौन लोग थे, क्या ये कोई साजिश थी। और जिस तरीके से यहाँ समझना ये होगा कि एनआईए और एनएसजी का जाना साफ तौर पे इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं खुफिया विभाग की तरफ से अभी कुछ और जानकारियां जो हैं वो दी गई होंगी, जिसकी वजह से एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम केरल की बात करें तो कहीं न कहीं केरल की जमीन का इस्तेमाल जिस तरीके से पीएफआई ने अपने बेस को बनाने के लिए किया, आईसिस और वहीं से बढ़ता चला गया, ये भी हमने यहाँ पर देखा था। लेकिन उसके बावजूद भी पीछे जो वो अपने लोग अपने सेंटर छोड़ के गए हैं, वो प्रभावित लोग जो अब भी ये सोचते हैं कि जिस तरह की मानसिकता उनकी रही थी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी का असर है कि बाकी लोगों की मदद करते हुए वो नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी और अनुज, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पे लगातार टाइम्स ऑफ भारत बना हुआ है।